राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। मेरे साथ हैं भाई स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक वाणी वाले। व्यालोक भाई राम राम। सभी दर्शकों श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। व्यालोक भाई, अमन की आशा वाली नौटंकी फिर से शुरू हो गई। जी, कितने फिर से शुरू। कितने राजनेताओं और बुद्धिजीवियों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को कि भैया पाकिस्तान के बिना हमारा कारोबार नहीं चल पा रहा है, जल्दी बातचीत शुरू करो, कारोबार शुरू करो, व्यापार शुरू करो। तो हो गया टेररिज्म खत्म। मतलब पहलगाम का हत्याकांड, मैसेकर, मतलब पेंट उतरवा उतरवा के जो मारने वाला जो पॉलिसी थी वो भूल गए लोग। मतलब ऐसा क्या पाकिस्तान के साथ ऐसा कौन सा व्यापार है जिसके बिना ये लोग मरे जा रहे हैं? ऐसा क्या है? पाकिस्तान तो मरा जा रहा है जब से इंडस इंडस जो है नदी की ट्रीटी रद्द की है, और वहां तो पानी की जबरदस्त किल्लत हो गई है। मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूं, उसमें से कितनी फर्जी हैं कितनी नकली पता नहीं, पर भारत जब तब पानी रोक लेता है, जब तब वहां पानी की बड़ी किल्लत हो जाती है। पाकिस्तान में सिंधु नदी का पानी रोक लिया जाता है। पाकिस्तान को दिक्कत तो समझ में आती है, इनकी छाती में क्यों इतना दूध उतर रहा है? जी, पाकिस्तान जो बना, हम लोग सोचते हैं कि एक लकीर खींची गई और बंटवारा हो गया। पहली बात तो बंटवारा गलत शब्द है। बंटवारा भाइयों में होता है, और कोई भाई थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम और मिल मिला के हो जाता है बंटवारा। ये बंटवारा नहीं है, ये कब्जा है। हिंदुओं की जमीन पर मुसलमानों ने कब्जा किया है। ये सीधी बहुत साफ और स्पष्ट सी बात है। इसको आप शब्दों के जामे में फंसाते रहिए, और उसी का परिणाम है ये चिट्ठी, और उसी का परिणाम है कि आगे आंदोलन भी हो सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान को ही नहीं समझ पाते हैं। पाकिस्तान को मुसलमान कैसे देखता है आपको पता है? पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है, इकलौता, अरब के बाद, जिसको इस्लाम की आइडियोलॉजी के आधार पर क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट मदीना उसको कहते हैं। बाकी सारे मुल्क, 56 मुल्क इन्होंने जीते हैं तलवार के दम पर, कुरान के दम पर। एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेकर आए, वहां की मूल सभ्यता का बिल्कुल खात्मा कर दिया। आप ईरान को देख लीजिए, आज वहां कोई फारसी बोलने वाला नहीं रहेगा। ईरान वाले खामनेई जो फरवरी में फौत हुए, और पता नहीं अब उनका क्या अंतिम संस्कार होगा ससुर का। कहे कि वो तो बम मारा था, तो उसमें तो हमको तो याद है जब राजीव जी गए थे ऊपर बम धमाके में, तो उनको जूते से पहचाना गया था। लोटो के जूते पहनते थे वो। और उस समय याद रखिए कि 1991 का समय था, इकोनॉमी खुली नहीं थी, लेकिन उस समय वो लोटो के जूते पहनते थे। उस समय उसकी कीमत करीब 12-13 हजार होती थी, और वो भारत में नहीं मिलते थे जूते। तो अब खामनेई का क्या क्या बचा होगा, क्योंकि वो तो क्या क्या अजीब तरह के क्लस्टर बम, तो गर्डर बम और क्या क्या बम गिराए थे इजराइल ने। तो वो खामनेई की हड्डियां भी हैं कि चूरा है कि क्या है पता नहीं, लेकिन वो अपना जो भी होगा। उसमें मोदी को भी बुलाया था, लेकिन मोदी नहीं गए। जी, जियाउल हक को उसके डेंचर से, दांतों के सेट से पहचाना जाता है। जब कुछ नहीं बचता तो दांत, मैंने सुना है, फिर भी बच जाते हैं, उससे पहचान होती है, नहीं तो डीएनए से होती है। चलिए, विषयांतर हो जाएगा, आप कंटिन्यू जो भी कीजिए। होता है, तो पाकिस्तान दुनिया के हर एक मुसलमान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों पाकिस्तान इतना छोटा, पिद्दी, कंगला, घटिया, आतंक की नर्सरी होने के बावजूद क्यों वो इतनी प्रमुखता में रहता है कि कभी अमेरिका उसको पुचकारता है, कभी ईरान उसको कहता है कि भाई तुम हमारी तरफ से बात कर लो,
झूठ बोलता है पाकिस्तान, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ भूमिका तो रहती है। क्यों इस्लामिक बम कहा जाता है पाकिस्तान के परमाणु बम को? क्या भारत के परमाणु बम को हिंदू बम कहा जाता है क्या? आप कह के देखिए हिंदू बम, उसी दिन जल जला आ जाएगा, लेकिन इस्लामिक बम कहने पर किसी को आपत्ति नहीं। अच्छा देखिए, पहले इस चिट्ठी के बारे में बता देता हूं दर्शकों को। दूध पाकिस्तान में कम उतरा है, और आपने जो कहा कि वो इंडस वाटर ट्रीटी, वही गम नहीं है सर, बहुत सारे गम हैं। क्योंकि पाकिस्तान क्या है? भूखा नंगा आतंकियों का एक देश है। अब तो 3A पर वो चलता है, अल्लाह, अमेरिका और आतंक। तो आतंक की फैक्ट्री अब उधर से अफगानिस्तान उसको रेल रहा है, इधर से बलूचिस्तान रेल रहा है। रेल शब्द की जगह आप कुछ और सोचना चाहें तो सोच लीजिएगा दर्शक। खाने को लाले पड़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल नहीं है, लोग कह रहे हैं कि एक दिन गाड़ी चलाओ एक दिन नहीं चलाओ। भारत के साथ व्यापार बंद होना मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश की तू तू मैं हो जाना। इसलिए पाकिस्तान में दूध उतरना चाहिए, वह भी नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी में अभी कल दुलहस्ती परियोजना में खोल दिए सारे गेट, चिनाब का जल स्तर बढ़ गया। देखिए मैं भी चिनाब कहने लगा हूं, शतद्रु, वितस्ता, ये सारे नाम हमारे छीन लिए गए हैं। पंजाब कहते चंद्रभागा, हैं, चंद्रभागा वो कहते हैं। मैं तो झेलम और तमाम नदियों की बात कर रहा हूं। पंजाब भाई पंचनद है वह, उसको हमने पंजाब बना दिया। जय नेहरू, जय इंदिरा गांधी। शतद्रु कहूंगा किसी को समझ में नहीं आएगा, वितस्ता कहूंगा किसी को समझ में नहीं आएगा, चंद्रभागा कहूंगा नहीं समझ में आएगा। सवाल यह है कि हम लोग बहुत शॉर्ट साइटेड हैं। 61 लोगों ने भारत से वो चिट्ठी लिखी है, 61, और 56 पाकिस्तानी हैं। यहां भी 5 कम है ससुरे। अमन की आशा वाले 61 भी नहीं मिल पाए, सोचिए। और मांगे क्या है? पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कीजिए, नई दिल्ली और इलाहाबाद में हाई कमिश्नरों की वापसी कीजिए, ताकि वो जो अब्दुल बासित था वो अपने साथ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के नाम पर जिस तरह आतंकियों को लाता था, फिर से एक बार हो, फिर से कश्मीर जले। यही होता था ना पॉलिटिकली, भाई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। और उसमें अब्दुल बासित या कोई भी राजदूत क्या करता था ये किसको पता है? वीजा सेवाओं की बहाली कीजिए, अटारी वाघा बॉर्डर खोल दीजिए, श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा खोल दीजिए, अन्य संपर्क मार्गों की बहाली कीजिए। और सबसे ज्यादा दर्द में, सबसे ज्यादा दिक्कत में कश्मीर के तीनों राज परिवार हैं। पहला राज परिवार अब्दुल्ला परिवार, दूसरा मुफ्ती परिवार, और तीसरा राहुल विंची का परिवार। भाई परनाना से लेके अब तक इन लोगों ने कश्मीर को मौरूसी जायदाद तो समझा है। जवाहरलाल ने सारी समस्याएं दे दी पटेल को, लेकिन कश्मीर मैं रखूंगा। बाकी सभी राज्यों में देखिए कोई समस्या है क्या? पटेल के पास जो सारे राज्य थे, कश्मीर में क्यों? क्योंकि कश्मीर इनके बाप का था, मोतीलाल खरीदे हुए थे कश्मीर को, इसीलिए ससुर फंसा के चले गए, गंध मचा दिए। महबूबा मुफ्ती कल कह रही हैं कि देखिए कश्मीर को वेस्ट एशिया और भारत के बीच एक बफर जोन की तरह रखिए, पाकिस्तान और चीन को मना लीजिए, यहां से हमारे रास्ते खुल जाएंगे। मतलब सीपेक जिस पर भारत लगातार आपत्ति जताता रहा है, पूरा कश्मीर जो अय्याश नेहरू ने अपने बाप का माल समझ के पाकिस्तान और चीन को बांट दिया, एक बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान को दे दें, वो तो दे ही दें, उसके बाद इसको खोल भी दें ताकि वो बाकी का हिस्सा भी हड़प जाए। ये चाहती हैं महबूबा मुफ्ती। अभी 3 दिन पहले 8-10 सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द हुई हैं, जेल गए हैं वो लोग, आतंकवादियों से संबंध थे। मैं कहता हूं कि भाई कश्मीर में किस मुसलमान के आतंकी से संबंध नहीं है, मुझे ये केवल बता दीजिए।
कश्मीर का कौन मुसलमान है, एक मुसलमान बताइए जो आतंकी नहीं है, अपने विचार से, अपने कर्म से। क्या बात करते हैं यार, कैसी बेवकूफी बेहूदगी की बातें हैं। जिन लोगों ने मस्जिदों से बाकायदा घोषणा की, गालिब गालिब चालिब की, जिन लोगों ने पोस्टर्स लगाए, जिन लोगों ने आरे से महिलाओं को चीरा, जिन लोगों ने माओं को रक्त स्नात चावल खिलाया, वो लोग क्या बात कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और महबूबा मुफ्ती का खानदान, एक ही मुसलमान गृह मंत्री बना है आज तक, और बनते ही क्या कांड हुआ था याद कर लीजिए। आपको तो अच्छी तरह से याद होगा, आजकल के बच्चों को याद नहीं होगा। इसी का बाप था ना मुफ्ती मोहम्मद सईद। कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों से शादी करता है, उधर जाता है, इधर आता है। क्यों जाता आता है भाई? भारत का मुसलमान, हैदराबाद का मुसलमान, फलानी जगह का मुसलमान, तुमको पाकिस्तान से क्या लेना देना है? और फिर तुम पूछते हो कि हमसे रोज रोज वफादारी की कस्में खिलवाई जाती हैं। अरे क्यों ना खिलवाएं? तुम लोगों ने एक तो जबरन कब्जा किया, ऊपर से यहां से गए नहीं। साला ये देश है कि भटियार खाना है भाई। जिस मुस्लिम लीग ने इस देश के टुकड़े किए, उसके 6 सदस्य बैठ के हमारा संविधान बना रहे थे। इससे घटिया मजाक, इससे वाहियात बात आपने सुनी होगी। जो मुस्लिम लीग, जो रजाकार इस देश में हिंदुओं के वध के लिए जिम्मेदार था, हत्याओं के लिए जिम्मेदार था, वो रजाकार आज नेता है। वो मुस्लिम लीग केवल इंडियन और यूनियन लगाती है, और आज केरल में सरकार में है, इतनी पावरफुल है कि कई जगहों पर शरिया का कानून लागू कर चुकी है। आप इन सब को नहीं मानते हैं। आप कहते हैं कि हमारे जैसे लोग पागल हैं, हमारे जैसे लोग घातक हैं, हमारे जैसे लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं। आप मत मानिए। आंख बंद कर लेने से सामने वाली आंधी थोड़े बंद होती है, केवल आपकी निद्रा का पता चलता है। अब इन लोगों को चिट्ठी लिखने की तलब लगी है। जी आप बोल रहे हैं, फिर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। जी, सोनिया गांधी का बयान आया है, वो ये चाहती हैं कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करे, इजराइल से अपने राजनयिक संबंध समाप्त करके फिलिस्तीन से, गाजा से संबंध स्थापित करे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी शुड बी प्रो पैलेस्टीन एंड नॉट प्रो इजराइल। ये सिवाय मुस्लिम तुष्टीकरण के और क्या है? अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए दिया गया बयान। और ये जितने लोग हैं जिन्होंने ये अमन की आशा की चिट्ठी लिखी है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा आप इसको और कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? पाकिस्तान के बिना हमारा ऐसा क्या घटा जा रहा है? पाकिस्तान मरा जाए हमारे बिना। पाकिस्तान की तो एक प्रॉब्लम है भाई, वो लैंडलॉक्ड स्टेट है, एक तरफ हमसे घिरा है, एक तरफ अफगानिस्तान से घिरा है, चाइना आने जाने का रास्ता बहुत सीमित है, बहुत दूर पड़ता है। ले दे के ईरान बसता था, ईरान से सब्जियां, फल और कुछ चीजें आ जाती थी। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी ईरान से डीजल चोरी और स्मगल करके ला के लोग पैसा कमाते थे। सिंपल 100 सीसी की मोटरसाइकिलों पे एक 100 लीटर डीजल चुरा के लाते थे और अपने देश में बेचते थे। वहां से 30-35 रुपया मिलता था, यहां लाके 200-250 रुपया लीटर डीजल बेचते थे। चलो पाकिस्तान का तो समझ में आता है, वो तो मर रहे हैं। हम क्यों पाकिस्तान से अमन की आशा? तो ये सिवाय मुस्लिम तुष्टीकरण के और है क्या? बहुत भोला प्रश्न है आपका, लेकिन पहले एक सुधार। आपने जो ये कहा कि सोनिया माइनो ने लिखा है या सोनिया का बयान आया है, दरअसल एक आर्टिकल उसने लिखा है। तो कड़ी मजम्मत इस बात की कि सोनिया अनपढ़ है, वो नहीं लिख सकती है, उसके किसी नौकर ने लिखा है। और इसमें जिसका हस्ताक्षर है मणिशंकर अय्यर टाइप के, आर एस दुल्लत टाइप के, इन लोगों टाइप के किसी नौकर चाकर ने लिखा है।
अंग्रेजी में, और उसमें उसने जो भी लिखा है उससे कहीं आगे की बात कांग्रेस एकदम खुलेआम कर चुकी है। त्रिपुरा कांग्रेस ने पोस्ट कर दिया है कि हिंदू चूतियां हैं। कल इस पर प्रारब्ध पर हमने एक बड़ा वीडियो किया है, अगर आप उसको डिस्क्रिप्शन में लगा सकें तो लगा सकते हैं। बाकायदा ये लिखा गया कि हिंदू चूतियां हैं, इसीलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल भी कर रहा हूं क्योंकि उन लोगों ने किया है। तो जब वहां तक वो पहुंच गए तो आप कहां लगे हुए हैं मुस्लिम तुष्टीकरण? अब तो मुस्लिम तुष्टीकरण मामला ही नहीं रहा, अब तो हिजबुल्लाह का मामला है, अब तो आईसिस का मामला है। ये कांग्रेस अब पॉलिटिकल पार्टी कहां रही? ये तो अब जिहादी हो चुके हैं पूरी तरह। ये अब लश्करे कांग्रेस है, ये अब हिजबुल्लाह कांग्रेस है। इसमें जो हिंदू रह रहा है वो अपने बारे में सोचे। इसमें जो हिंदू रह रहे हैं, अव्वल तो वो हिंदू नहीं है, क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं या फिर क्रिप्टो मुस्लिम्स हैं। हिंदू तो इस पार्टी में नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो पार्टी कह रही है कि हम तुम्हें इरेडिकेट करेंगे, उस पार्टी में आप कैसे रह सकते हैं? जो पार्टी कह रही है कि हिंदू हो मतलब चूतिया हो, तुम उस पार्टी में रह रहे हो तो भाई तुम्हारे जीन में कुछ खराबी है, तुम्हारे दिमाग में भी कुछ खराबी है। अब आप देखिए कि इसमें किन लोगों ने साइन किया है। आप पूछ रहे हैं क्यों क्यों क्यों? फारूक अब्दुल्ला ने साइन किया है, महबूबा मुफ्ती ने किया है। मीरवाइज उमर फारूक कौन है? कश्मीर का, इसको अलगाववादी कहा जाता है। टेररिस्ट को आप जब देखिए, इस देश में शब्दों के साथ बड़ा मजाक हुआ है और यही वजह है इस देश की दुर्दशा की। आप टेररिस्ट को सेपरेटिस्ट कह देते हैं, धार कुंद कर देते हैं उसकी। आप जिहादी को इस्लामिस्ट बता देते हैं, धार कुंद कर देते हैं उसकी। इस्लाम जो एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है उसको आप मजहब कहते हैं, धार कुंद कर देते हैं उसकी। इसमें जितने लोग हैं अधिकतर कश्मीर के लोगों ने ये बवाल शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? आतंक के दौर में कहां से ट्रेनिंग लेके आते थे भाई? उसी पीओके से ना। आना जाना कितना लगा रहता था। ये आरएस दुलत पैसे बांटता था, ये रॉ का चीफ था साहब, सोचिए। और ये क्या क्या कर गुजरा होगा, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, नहीं हो रही है। ये राहुल विंची के साथ हाथों में हाथ डाल के गलगमैया करके चल रहा है भारत तोड़ो यात्रा में। पाकिस्तान पाकिस्तान मात्र नहीं है। मैं फिर से वही, जहां से मैंने शुरू की थी बात, वहीं आ जा रहा हूं। पाकिस्तान की भावना को समझिए, उसका निर्माण क्यों हुआ है। और इस देश का जो भी मुसलमान है, एकाध 2% तक मैं जाते जाते हाफ जाऊंगा, 1% 2% मुसलमान अगर 30 करोड़ में भारत से प्रेम करने वाले हो सकते हैं, वरना सब के सब पाकिस्तानी है। इसको कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो वंदे मातरम गाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो खुद जितने डिस्प्यूटेड साइट्स हैं दे देना चाहिए। अगर नहीं है तो अपने बच्चों का नाम गौरी, बाबर, औरंगजेब नहीं रखेंगे। अगर वो पाकिस्तानी नहीं है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद नहीं होंगे। अगर वो पाकिस्तानी नहीं है तो मुहर्रम में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराएंगे। इसलिए आप कहां खड़े हैं वो देखना बहुत जरूरी है। और ये जो 117 गणमान्य है, इसमें आपके देश का पलड़ा भारी है। कौन कौन लोग हैं? मणिशंकर अय्यर है, हुमायूं कबीर है टीएमसी वाला, मनोज झा है लालू का नौकर, एस दुल्लत है, बीएल सराफ है जी। नहीं, पर मैं इसको, इसमें एक एंगल और है। कांग्रेस ने यह तय कर लिया है
कि अब मुसलमानों को किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोटर को अपने पाले में लेके आना है, पैन इंडिया। और उसमें अगली कड़ी है, वो है यूपी। यूपी का मुसलमान जिस दिन समाजवादी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में आ गया, उस दिन कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हो जाएगा और जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सभी समाप्त हो जाएंगी। और मुसलमानों ने भी इस बात को रियलाइज कर लिया है कि हमारी एक गलती थी कि हमने बाबरी मस्जिद ढहने के बाद जो इन राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को बढ़ावा दिया और कांग्रेस को कमजोर किया, वो एक राजनीतिक गलती थी। उसी से भाजपा को आगे बढ़ने का मौका मिला। ये कांग्रेस ने मुसलमानों को ये बात समझा दी है। इस यूपी के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सोनिया माइनो का आर्टिकल कि भारत फिलिस्तीन से संबंध स्थापित करे और इजराइल को छोड़ दे, और ये अमन की आशा, मैं इसको यूपी के चुनाव से जोड़ के देखता हूं। यूपी के चुनाव एक बड़ा कारण है, लेकिन उस इतना छोटा इनका लक्ष्य नहीं है। इनका लक्ष्य है गजवाए हिंद। कांग्रेस का एक लक्ष्य पूरा हुआ जब तक एंटोनियो माइनो इस देश की प्रधानमंत्री रही। उसने वेटिकन के इशारे पर यह देश चलाया। उसने खूब जमकर धर्म परिवर्तन करवाया। कई जगहों की डेमोग्राफी बिगड़ गई है, हालांकि अभी भी आपको कागजों में 2% ही ईसाई दिखेंगे, लेकिन मेरा दावा है कि ईसाई जनसंख्या कम से कम इस देश में 12% से 15% हो चुकी है, कम से कम। आपका तमिलनाडु पूरा ईसाई हो चुका है, केरल ईसाई हो चुका है, मिथिलांचल का बड़ा हिस्सा ईसाई हो चुका है। नाम भले उनके सरोज परोज अप्पू पप्पू विक्रम सुरेश रमेश हैं, लेकिन वो सब के सब ईसाई हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का वो पूर्व मुख्यमंत्री था जिसको दफनाया गया, जगन रेड्डी भी क्रिप्टो ईसाई था। आपको ये तक नहीं पता है कि आपका पूर्व एक ये तमिलनाडु वाला जो नया बना है ये भी ईसाई है। ये तो पूर्णतः ईसाई है, ये तो जोसेफ है ही भाई। उधर तो चली आ रही है परंपरा, रामास्वामी के समय से। तमिलनाडु में तो ईसाइयों ने ही शासन ही किया है। करुणानिधि क्या पंजाब भूल गए आप, पंजाब भूल गए। पंजाब भूल गया मैं। करुणानिधि क्या था? कहने को वो नास्तिक था, लेकिन वो था ईसाई। यही होता है, ईसाइयत के खोल में ये लोग नास्तिक भी हैं। राजा राम मोहन राय क्या थे? क्रिप्टो क्रिश्चियन थे। उन्होंने जानबूझकर एक प्रथा का इन्वेंट किया, उसके बाद उसको ये किया कि हाँ हटवाएंगे, और हो गया। कहाँ थी सती प्रथा भाई? कहाँ उल्लेख है? कितनी सती होती थी? तो मैं बार बार ये कहता हूं कि आप सभ्यता के युद्ध में आपको हर क्षण सावधान रहना है। हम लोग एक थोड़ी सी कोई बात होती है, जीतते हैं, सो जाते हैं। नहीं, आप पल पल युद्ध में हैं, आप युद्धरत हैं। और अब कांग्रेस ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। वह इस देश को एक और बंटवारा देना चाह रही है, और उस बंटवारे में न जाने कितनी लाशें गिरेंगी और कितने टुकड़े इस देश के होंगे, क्योंकि राहुल विंची कह चुका है कि यह देश नहीं है, 25 राष्ट्रों का समूह। जी, तो व्यालोक भाई आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। सभी दर्शकों को प्रणाम, आशीर्वाद। और व्यालोक भाई का चैनल है व्यालोक वाणी, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। इनकी एक बहुत जबरदस्त सीरीज महाभारत पे और चलती है, उसमें रामायण की कथा भी अब जुड़ गई है। तो व्यालोक वाणी पे इस सीरीज को फॉलो कीजिए। मेरी एक स्पेशल सीरीज चल रही है आजकल, किस्सा गोई। उसका एक एपिसोड प्रतिदिन सुबह 10 बजे आता है। किस्सा गोई को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम।